आज की हमारी कहानी मेरठ के एक ट्रक ड्राइवर अरुण की है। ट्रक के इंजन की घरघराहट मेरे लिए धड़कन से भी ज्यादा जानी पहचानी थी। भारत की अंतहीन सड़कों पर सफर करते हुए वह आवाज मेरे जीवन की एकमात्र स्थिरता थी। उसमें एक सुकून था, एक अरूपता में छिपा हुआ, एक याद दिलाने वाला एहसास कि कम से कम मैं किसी चीज पर तो नियंत्रण रखता हूँ, भले ही मेरा बाकी जीवन एक बेतरतीब धुंध जैसा था। लोग हमें राही कहते हैं, पर इसमें कोई काव्यात्मकता नहीं है। मेरे दिन और रात सड़क पर शुरू और खत्म होते थे। मेरा घर एक पुराना जर्जर टाटा लॉरी जिसके रंग फीके पड़ चुके थे और खरोंचें उसकी 100 से भी ज्यादा यात्राओं की कहानियां बयां करती थीं। मैंने उसका नाम रखा था शेरा, मेरी खामोश साथी, मेरे एकाकी जीवन की हमसफर। रात में गाड़ी चलाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। उसमें एक अजीब सी शांति थी, बस मैं, शेरा और हेडलाइट्स की चमक जो अंधेरे को चीरती थी। लेकिन ये वही समय था जब दिमाग भटकता था और सड़क किनारे खड़े साएं तभी हिलते डुलते दिखते जब आप उन्हें देखना बंद कर देते। मैं हमेशा से ट्रक ड्राइवर नहीं था। मेरठ के पास एक छोटे से गांव में पला बड़ा था, किसान का बेटा। तब जिंदगी सीधी सादी और अनुमानित थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। खराब फसल, पिता के कर्ज और जिम्मेदारियों के बोझ ने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ड्राइविंग मेरा पलायन बन गई, उस दुनिया में जीने का सहारा जिसने मेरे जैसे सपने देखने वालों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। 20 साल हो गए हैं मुझे सड़कों पर, और इस सफर में मैंने सब कुछ देखा। दुर्घटनाएं, चोरी, यहाँ तक कि एक भूस्खलन जिसने मुझे लगभग जिंदा दफना दिया था। लेकिन ये किस्से फिर कभी। ये कहानी उस सफर की है जिसने सब कुछ बदल दिया। हर यात्रा की शुरुआत एक जैसी ही होती थी, मैकेनिक के पास जाकर शेरा के टायर, इंजन और ब्रेक चेक करवाना, सफर के लिए सामान जुटाना, चाय का थर्मस, बिस्कुट के पैकेट और तंबाकू की डिब्बी, सड़क किनारे मंदिर में रुककर अगरबत्ती जलाना और एक सहज यात्रा के लिए प्रार्थना करना। मैंने अभी जयपुर से दिल्ली की लंबी यात्रा पूरी ही की थी कि फोन आया। ठेकेदार रमेश ने मुझे एक काम बताया जिसमें मेरी आमदनी दोगुनी हो सकती थी, लेकिन इसके साथ एक शर्त थी। ये सफर उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता था, जहां मैंने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। मैं रमेश से एक ढाबे पर मिला ताकि सब कुछ तय कर सकूं। वह एक दुबला पतला आदमी था जिसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा छाया रहता था। उसकी सिगरेट की धीमी रोशनी में उसका चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा था। अरुण भाई, ये काम कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, रमेश ने मेरी तरफ चाय का कप सरकाते हुए कहा। रास्ता मुश्किल है और स्थानीय लोग कहते हैं कि वह रास्ता भूतिया है। मैं हंसा। मुझे भूत प्रेत नहीं डराते रमेश, असली डर तो इंसानों से है। वह हल्के से मुस्कुराया। अच्छा है, सामान कीमती है और क्लाइंट इसे 48 घंटों के अंदर चाहता है, संभाल लोगे? मैंने सिर हिलाया। यह पहली बार नहीं था जब मैंने जोखिम भरा काम लिया हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह काम बाकी सबसे अलग होगा। अगली सुबह मैंने शेरा में रमेश के बताने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिब्बे लादे। उसने जो नक्शा दिया था उस पर लाल रंग की पतली सी रेखा बनी थी जो घने जंगलों और सुनसान गांवों के बीच से होकर गुजर रही थी। जब मैंने इंजन चालू किया और हाईवे पर गाड़ी चढ़ाई तो मेरे भीतर उत्साह और अनजाने डर का अजीब सा मिश्रण था। सूरज तेज चमक रहा था, सड़कें गाड़ियों के शोर और ओवरलोड बसों से भरी हुई थी, लेकिन मुझे पता था पहाड़ियों में पहुंचने के बाद यह सब पीछे छूट जाएगा। शाम होते होते नजारा पूरी तरह बदल चुका था। चहल पहल वाली शहर की सड़कें शान देहात में बदल गईं और फिर घने जंगलों में। यहाँ की हवा ठंडी और ताज़ा थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा भी छिपा हुआ था। मैंने रात का खाना खाने के लिए एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोकी। मालिक, जो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। कहाँ जा रहे हो भाई? उन्होंने पूछा। जब मैंने रास्ते में पड़ने वाले गांव का नाम बताया तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो रास्ता ज्यादा लोग नहीं जाते, संभल कर जाना। मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, खाने का पैसा दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई और पेड़ सड़क के चारों तरफ घने होने लगे, उनकी चेतावनी मेरे दिमाग में गूंजने लगी। रात में गाड़ी चलाने का एक अलग ही अकेलापन होता है। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए एक रास्ता बनाती हैं, लेकिन उनकी रोशनी से परे सब कुछ किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। सड़क के दोनों तरफ के जंगल जैसे जिंदा थे, ऐसी फुसफुसाहट करते हुए जो शायद मुझे सुननी ही नहीं चाहिए थी। जागे रहने के लिए मैंने किशोर कुमार के पुराने गाने की कैसेट चला ली।
उनकी जानी पहचानी धुनें मुझे सुकून दे रही थीं। हालांकि बीच बीच में आने वाला स्टैटिक का शोर याद दिला रहा था कि मैं सभ्यता से कितना दूर आ चुका था। और तभी वह हुआ। रात के करीब 12 बजे थे जब मैंने उसे देखा। एक औरत सफेद साड़ी में सड़क किनारे खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और वह जमीन की तरफ देख रही थी। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की, सोचा शायद उसे मदद की जरूरत हो, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा वह गायब हो गई। मैंने झटके से ब्रेक लगाए, दिल जोरों से धड़क रहा था। यह क्या था? मैंने बड़बड़ाते हुए ट्रक से बाहर कदम रखा, पर वहां कुछ नहीं था। न उस औरत का कोई निशान, न कोई पदचिन्ह, बस खाली सड़क और झिंगुरों की आवाज। सिर हिलाते हुए मैं फिर से शेरा में चढ़ा और आगे बढ़ गया, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। उस रात और कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं ट्रक रोककर सोने की कोशिश कर रहा था, नींद मुझसे कोसों दूर थी। हर बार जब मैंने आंखें बंद की, उस औरत की तस्वीर मेरे सामने आ जाती, सफेद साड़ी में, चेहरा ढका हुआ और उसके होने का दर्द भरा सन्नाटा। सुबह तक मैं फिर से सड़क पर था, उस घटना को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे एहसास था कि ये तो बस शुरुआत थी। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उग रहा था, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए। रात की हल्की ठंडक अब भी हवा में थी, लेकिन सुबह की हल्की धूप कुछ राहत दे रही थी। मैं सड़क पर था, पिछली रात की बेचैनी को भुलाने की कोशिश में। वह सफेद साड़ी वाली औरत, क्या वह सच थी या बस मेरी थकी हुई आंखों का धोखा? मैं नहीं कह सकता था, लेकिन उसकी यादें अब भी मेरे साथ थीं, जैसे एक अदृश्य साया। जैसे जैसे मैं पहाड़ियों की ओर बढ़ा, रास्ता खतरनाक होता गया। सड़क पतली होकर पहाड़ी की ढलान पर लिपट गई थी। एक तरफ ऊंची खड़ी चट्टानें थीं और दूसरी तरफ घाटी में गहरी खाई। इन सड़कों पर गाड़ी चलाने में पूरा ध्यान चाहिए। एक गलती और शेरा और मैं दोनों घाटी के नीचे होते। लेकिन इस रास्ते में कुछ और भी था जो मुझे बेचैन कर रहा था। एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे पूरा जंगल अपनी सांसें रोककर खड़ा हो। सुबह के करीब 10 बजे मैंने एक छोटे से ढाबे पर चाय के लिए गाड़ी रोकी। उसे एक मध्यम उम्र का आदमी रघु चला रहा था, जिसकी आंखों में पहाड़ियों का सारा दर्द और अनुभव झलक रहा था। किधर जा रहे हो भाई? उसने मटमैले गिलास में गर्म चाय डालते हुए पूछा। जब मैंने अपना गंतव्य बताया तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो रास्ता लोग अंधेरा होने के बाद बचते हैं, उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे कोई उसकी बात सुन रहा हो। मैंने अपने स्वर को सामान्य रखते हुए कहा, क्यों, डाकू? नहीं, उसने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। जंगल, वह अभिशप्त है। लोग वहां ऐसी चीजें देखते हैं जो वहां नहीं होनी चाहिए। मैं हंसा, खुद को समझाने के लिए। मैं 20 साल से गाड़ी चला रहा हूं। मैंने भूतों की बहुत कहानियां सुनी हैं, पर आज तक कुछ ऐसा नहीं देखा जो समझ ना आ सके। रघु ने बहस नहीं की, लेकिन उसकी गंभीर नजरों ने मुझे ट्रक में चढ़ते वक्त तक परेशान किया। दोपहर तक सूरज सिर पर था और रास्ता और खतरनाक हो चुका था। भूस्खलन की वजह से जगह जगह मिट्टी और पत्थर जमा थे और कहीं भी रेलिंग नहीं थी जो खाई से बचा सके। दिन का उजाला होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। पेड़ों के नीचे की छायाएं गहरी थीं और हर थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगता जैसे किनारे पर कुछ हिल रहा हो। मैंने अपने ख्यालों को भटकने से रोकने के लिए रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ स्टैटिक की आवाज आ रही थी। झुंझलाते हुए मैंने रेडियो बंद कर दिया और सड़क पर ध्यान लगाया। दोपहर के करीब मैंने सड़क के किनारे खड़ी एक छोटी मारुति कार देखी, जिसकी बोनट खुली हुई थी। पास खड़ा एक आदमी मुझे हाथ हिलाकर रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की और कुछ मीटर आगे जाकर गाड़ी रोकी। ट्रक से बाहर निकलते ही वह आदमी मेरे पास आया। उसके चेहरे पर राहत की झलक थी। भगवान का शुक्र है कि आप रुके। मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, उसने कहा। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, माथे पर पसीना था, लेकिन उसमें कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। उसकी मुस्कान जरूरत से ज्यादा चौड़ी थी, उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही चमकदार। चलो देखता हूं, मैंने कहा कार की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन जैसे ही मैं इंजन की जांच करने के लिए नीचे झुका, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गाड़ी पूरी तरह से साफ थी, न धूल, न गंदगी, न एक खरोंच। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी शोरूम से निकली हो। मैं सीधा खड़ा हुआ, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मैंने उस आदमी की ओर देखा तो वह गायब था।
घबराकर मैं दौड़ता हुआ शेरा में वापस आया और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने इंजन चालू किया और सड़क पर वापस लौट पड़ा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर मैंने उसे देखा। एक हथेली का निशान जो राख से बनी थी विंडशील्ड पर उभरा हुआ था। वह निशान पहले नहीं था। मैंने उसे कपड़े से पोंछ दिया, खुद को समझाते हुए कि यह कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पेट में उठ रहा डर का गुबार और गहरा गया। सड़क अब और संकरी हो गई थी और मैं एक घने जंगल के हिस्से में दाखिल हो चुका था। दोनों तरफ के पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि उन्होंने लगभग सारी धूप को रोक दिया था। पूरे रास्ते पर एक अजीब सा साया छा गया था। यहीं पहली बार मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। सिर्फ एक जोड़ी आंखें नहीं, बल्कि कई जोड़ी आंखें जो परछाइयों से मुझे घूर रही थीं। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरी कल्पना का हिस्सा है, उस अजीब घटना का असर। लेकिन फिर मैंने उन्हें देखा। शुरुआत में वे बस मेरी नज़र के कोने में हलचल करते साए जैसे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वे साफ दिखने लगे। पेड़ों के बीच खड़ी आकृतियां, उनके चेहरे सफ़ेद थे और आंखें अंधेरे गड्ढों जैसी। वे हिले डुले नहीं, कोई आवाज़ नहीं निकाली, बस खड़े खड़े मुझे घूरते रहे जब तक मैं उनके पास से गुजर नहीं गया। मैंने स्टीयरिंग व्हील इतनी कसकर पकड़ा कि मेरी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। मैं तेज़ चलाना चाहता था, लेकिन सड़क बहुत खतरनाक थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, बस आगे बढ़ते रहना और प्रार्थना करना कि वे मेरा पीछा न करें। जब मैं एक ऐसी खुली जगह पर पहुंचा जहां गाड़ी पार्क कर सकता था, तब तक मेरे होश फाख्ता हो चुके थे। मैंने ट्रक से उतरकर शरीर को थोड़ा खींचा। मांसपेशियां घंटों की थकान से दुख रही थीं। वह जगह अजीब तरह से शांत थी। जंगल की आम आवाज़ें, झींगुरों की गुनगुनाहट, पत्तों की सरसराहट सब गायब थीं। मैंने छोटी सी आग जलाई और रोटी अचार का साधारण खाना खाया, लेकिन भूख खत्म हो चुकी थी। आग की लपटों के साथ यह एहसास गहरा होता जा रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। रात गहरी हो चुकी थी जब मैंने उसे फिर देखा। मैं अभी ट्रक में सोने के लिए चढ़ा ही था कि मैंने उसे देखा। खुली जगह के किनारे खड़ी हुई, उसकी सफ़ेद साड़ी चांदनी में हल्की चमक रही थी। इस बार मैंने सोचने में वक्त बर्बाद नहीं किया। मैंने तुरंत इंजन चालू किया और उस जगह को तेजी से पीछे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी रगों में खून जम गया। वो ट्रक के पीछे बैठी थी, उसके चेहरे को उसके बालों ने ढक रखा था। मैंने पेडल पर और जोर दिया। शेरा का इंजन रात की खामोशी को चीरते हुए गड़गड़ाया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसने ट्रक की आवाज़ को भी दबा दिया। मैं दोबारा रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उस औरत की छवि जो ट्रक के पीछे बैठी थी मेरे दिमाग में गहरे धंस गई थी। उसकी स्थिरता, उसके बालों का उसके चेहरे को ढकना, सब कुछ अस्वाभाविक और डरावना था। सड़क पर ध्यान दो, अरुण, मैंने खुद से फुसफुसाकर कहा, अपने डर को काबू करने की कोशिश करते हुए। सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घने जंगल के बीच लगातार मुड़ती घूमती जा रही थी। चाहे मैं कितना भी तेज चलाता, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं पहुंच ही नहीं रहा। चांदनी पेड़ों की शाखाओं के बीच से मुश्किल से छन कर आ रही थी, जिससे ट्रक के साथ साथ डरावने साए नाचने लगे थे। मैंने फिर से रेडियो चालू करने की कोशिश की। उम्मीद थी कि कोई गाना या कम से कम स्टैटिक ही सुनाई दे, ताकि इस डरावनी खामोशी को तोड़ा जा सके। लेकिन रेडियो ने फिर से जवाब दे दिया, सिर्फ वही स्टैटिक की आवाज़। तभी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, ट्रक के किनारे पर धीमी धीमी दस्तक। पहले मैंने सोचा कि यह डीली हुई मेटल की आवाज़ होगी, लेकिन वह आवाज़ तेज़ होती गई, ज़्यादा साफ, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मैंने यात्री साइड के शीशे में देखा, ये सोचकर कि शायद कुछ दिख जाए, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था, एक गहरी खाई की तरह जो बाहर की दुनिया को निगल चुकी थी। अब वह दस्तक ट्रक की छत पर सुनाई देने लगी, हर थपकी के साथ केबिन में गूंजने वाली आवाज़। कौन है वहाँ? मैंने कांपती हुई आवाज़ में चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, बस वही लगातार दस्तक, जैसे कोई गिनती कर रहा हो किसी भयानक चीज़ की शुरुआत के लिए। अचानक केबिन के अंदर का तापमान गिर गया। मेरी सांसें भाप बनकर बाहर निकलने लगी और एक ठंड मेरे शरीर के अंदर तक घुस गई। स्टीयरिंग व्हील बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। ये क्या हो रहा है? मैंने बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा। विंडशील्ड पर धुंध जमने लगी और उसमें धीरे धीरे एक हाथ का निशान उभर आया। वह निशान धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा, जैसे कोई हुड पर चढ़ा हो। मैंने तुरंत ब्रेक पर पैर मारा और ट्रक चीखते हुए रुक गया। इस झटके से मैं आगे की ओर गिर पड़ा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मुझे वहां से निकलना था। जंगल मौत की तरह खामोश था,
सिर्फ ट्रक के धीमे धीमे बैठने की आवाज आ रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को काटते हुए आगे बढ़ी। कोई है यहाँ? मैंने चिल्लाकर कहा। मेरी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीमे से एक औरत की आवाज सुनाई दी, जो नर्म और भूतिया थी। तुमने रोका क्यों नहीं? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज हर जगह से आ रही थी और कहीं से भी नहीं। वह मुझे ऐसे घेर रही थी जैसे किसी अदृश्य परत ने मुझे लपेट लिया हो। मैं चक्कर खाकर घूमने लगा। टॉर्च कांपते हुए मेरे हाथों में थी। रोशनी बस जड़ों के जाल, पत्तों पर जमी ओस और झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं दिखा रही थी। तभी कंकड़ पर कदमों की आहट सुनाई दी, धीमी और सावधान। वो आवाज ट्रक के चारों ओर घूम रही थी, जैसे कोई मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। मैं तेजी से ट्रक में वापस चढ़ा, दरवाजा बंद किया और लॉक लगा दिया। मेरे हाथ लड़खड़ाते हुए चाबी घुमाने लगे। शेरा ने दहाड़ते हुए जिंदगी पाई और मैंने एक्सेलरेटर पर जोर दिया। ट्रक की टायरों ने गिट्टी और मिट्टी उछाल दी और मैं वहां से तेजी से निकल पड़ा। मैं घंटों तक चलता रहा। एड्रेनलिन मुझे सतर्क बनाए हुए था। जंगल धीरे धीरे छंटने लगा और सड़क एक वीरान इलाके में पहुंच गई। मैंने राहत की सांस ली, सोचते हुए कि मैंने उस भूतिया साए को पीछे छोड़ दिया। लेकिन तभी मैंने उसे फिर देखा। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी रात की हवा में लहरा रही थी। उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था, लेकिन इस बार उसने हाथ उठाया, जैसे मुझे रुकने का इशारा कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने बुदबुदाते हुए कहा और एक्सेलरेटर पर पैर और जोर से दबा दिया। मैंने उसे बचाने के लिए ट्रक मोड़ा, लेकिन जैसे ही मैं आगे निकला, मुझे एक झटका महसूस हुआ। ट्रक के पीछे कोई वजन आ गया था। वह फिर से ट्रक में है, मैंने सोचा। स्टीयरिंग व्हील को इतनी कसकर पकड़ लिया कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। सड़क एक पुरानी लकड़ी की पुलिया पर जा पहुंची, जिसकी लकड़ियां ट्रक के वजन से चरमरा रही थी। नीचे नदी अपनी पूरी ताकत से बह रही थी। चांदनी में पानी की लहरें चमक रही थी। जैसे ही मैंने पुल पार किया, तापमान फिर गिर गया और केबिन में जली हुई लकड़ी की गंध भर गई। मेरा गला सूख गया और आंखों में पानी भर आया। अरुण, चलते रहो, मैंने खुद से कहा, ट्रक के पीछे महसूस हो रहे वजन को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए। पुल के आधे रास्ते पर मैंने वह सुना, एक फुसफुसाहट, धीमी लेकिन साफ, बचाओ मुझे। वो फुसफुसाहट एक पुरानी याद को जगा गई, एक ऐसा फ्लैशबैक जो मुझे सालों पहले की एक रात में ले गया। मैं एक ऐसी ही सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। ऊपर आसमान में तूफान मचा हुआ था। उस रात मैंने किसी को देखा था, एक औरत जो सड़क के किनारे खड़ी थी, भीगी हुई और कांपती हुई। लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी। वो अपराध बोध मेरे सीने में एक मुक्के की तरह लगा। क्या ये वही औरत थी? क्या वो इन सभी सालों से मेरा इंतजार कर रही थी? उसकी आत्मा उसी सड़क से बंधी हुई जहां मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। पुल पर से गुजरते वक्त ट्रक का वजन उसके ढांचे को कराहने पर मजबूर कर रहा था। मेरी तंद्रा टूटी और मैंने महसूस किया कि मेरे पास अब भी एक विकल्प था। या तो मैं रुककर उस सच्चाई का सामना करूं जो मुझे सताए जा रही थी, या फिर भागता रहूं, ये जानते हुए कि यह डर कभी खत्म नहीं होगा। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका, आधे मन से उम्मीद करते हुए कि शायद वो फिर से वहीं बैठी हो। लेकिन मिरर में खाली केबिन के सिवा कुछ नहीं दिखा। गहरी सांस लेकर मैंने सड़क किनारे ट्रक को रोक दिया। इंजन की हल्की गड़गड़ाहट के बीच में ट्रक से नीचे उतरा। तुम कौन हो? मैंने रात के सन्नाटे में चिल्लाकर पूछा। मुझसे क्या चाहती हो? जवाब में एक तेज हवा का झोंका आया, जिसमें जले हुए लकड़ी की हल्की सी गंध थी और एक शब्द इतना धीमे कहा गया कि मैं लगभग सुन ही नहीं पाया। इंसाफ, इंसाफ शब्द मेरे कानों में देर तक गूंजता रहा। हवा थमने के बाद भी मैं ट्रक के पास खड़ा था, कांपते हुए, ठंड से नहीं बल्कि उस डर से जिसने मुझे जकड़ लिया था। टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी और मैं अंधेरे में चारों ओर देख रहा था, जैसे किसी के फिर से सामने आने का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन सड़क खाली थी। थोड़ी देर बाद मैं वापस ट्रक के अंदर चढ़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे जब मैंने स्टीयरिंग को पकड़ा। कैसा इंसाफ, मैंने खुद से सोचा। वो मुझसे आखिर चाहती क्या है? इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वो और भी भारी था। यहां तक कि शेरा का इंजन भी पहले से कहीं ज्यादा शांत लग रहा था, जैसे ट्रक खुद अपनी सांसें रोके खड़ा हो। ड्राइव करते हुए मेरा मन उस रात की ओर खींच गया जिसने ये सब शुरू किया था। ये लगभग 5 साल पहले की बात थी। ऐसी ही एक सड़क पर यादें धुंधली थीं,
लेकिन कुछ बातें आज भी जहन में साफ थीं। विंडशील्ड पर बारिश की तेज थपथपाहट, हेडलाइट्स की धुंधली चमक और सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति। मैंने उसे साफ देखा था, एक औरत सफेद साड़ी में। उसका पूरा शरीर बारिश में भीग चुका था और उसके गीले बाल चेहरे से चिपक रहे थे। उसने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया था, लेकिन मैंने नहीं रोका। मुझे याद है, मैंने खुद को समझाया था कि ऐसा करना सुरक्षित नहीं होगा। सुनसान सड़क पर आधी रात को किसी अजनबी पर भरोसा करना बेवकूफ़ी हो सकती थी, लेकिन मेरे अंदर की सच्चाई कुछ और थी। मैं डर गया था, इस डर से कि अगर मैंने गाड़ी रोकी तो न जाने क्या हो सकता है। शायद उसे कोई और मिल गया होगा। मैंने तब खुद को तसल्ली दी थी, लेकिन अब इतने सालों बाद ये साफ हो चुका था कि उसे कोई और नहीं मिला था। सड़क मुझे धीरे धीरे एक छोटे से ढाबे तक ले आई। ढाबा बाहर से हल्के पीले बल्ब की रोशनी में डूबा हुआ था। आसपास कुछ ट्रक खड़े थे और उनके ड्राइवर आग के पास बैठकर हंसते बतियाते हुए अपनी कहानियां बांट रहे थे। मैंने शेरा को ढाबे के सामने खाली जगह में खड़ा किया और नीचे उतरा। मेरे पैर अब भी कांप रहे थे। ढाबे से आती चाय और ताजे तले पकौड़ों की महक ने मेरा स्वागत किया। उस खौफनाक रात में ये महक एक छोटी सी राहत की तरह थी। ढाबे का मालिक, सिर पर पगड़ी बांधे एक बुजुर्ग आदमी, मुझे देखकर मुस्कुराया। अरे अरुण भाई, बड़ी देर बाद दर्शन हुए। मैंने सिर हिलाया और जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। बस काका, काम में फंसा हुआ था, आज रास्ते से गुजर रहा हूं। जैसे ही उन्होंने मुझे चाय का कप थमाया, मैं उसे धीरे धीरे घूंट भरने लगा। मन में उधेड़-बुन चल रही थी कि जो कुछ हुआ वो उनसे साझा करूं या नहीं। एक हिस्सा इसे सिर्फ मेरी कल्पना मानकर टाल देना चाहता था, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे सच का एहसास हो रहा था। आग के पास बैठे ड्राइवरों में से एक ने मेरा ध्यान खींचा। वो उम्र दराज आदमी था, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उसकी आंखें अब भी तेज थीं। वो लोक कथाओं के बारे में कुछ बता रहा था। तभी मैं उसकी ओर बढ़ा। भाई साहब, मैंने उसे टोकते हुए पूछा, क्या आपने कभी इस रास्ते पर सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में सुना है? सारे समूह में खामोशी छा गई। उनकी हंसी अचानक सहमे हुए नजरों में बदल गई। वो बुजुर्ग ड्राइवर जो अब तक बोल रहा था, अपना कप नीचे रखते हुए आगे झुका। तुम जलती हुई औरत की बात कर रहे हो? उसने धीमी गहरी आवाज में कहा। मैं चौंक गया। जलती हुई औरत? वो सिर हिलाने लगा। हाँ, कहते हैं वो एक आत्मा है। उसके ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। ये बरसों पहले हुआ, लेकिन उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पा सकी। जो ड्राइवर उसे देख लेते हैं, वो अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं रहते। मेरे पेट में मानो मरोड़ उठी। लेकिन क्यों? वो चाहती क्या है? वो बुजुर्ग कंधे उचकाते हुए बोले, कौन जानता है, शायद बदला, शायद इंसाफ। लेकिन एक बात पक्की है, अगर वो तुम्हारे सामने आई है तो जब तक उसे उसका हक नहीं मिलेगा, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उनके शब्द मेरे मन में देर तक गूंजते रहे, यहाँ तक कि ढाबा छोड़ने के बाद भी। भीड़ के बीच होने के बावजूद मुझे लगातार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सड़क पहले से ज्यादा अंधेरी लगने लगी। हेडलाइट्स भी अब मुश्किल से रास्ता दिखा रही थी और दोनों ओर के पेड़ किसी गुमसुम प्रहरी की तरह खड़े थे। अचानक रेडियो की आवाज खड़खड़ाने लगी। उसमें से एक आवाज आई, मध्यम, टूटती फूटती, लेकिन साफ तौर पर एक औरत की। तुम्हें रुकना चाहिए था। मैंने झटके से रेडियो बंद कर दिया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और दिमाग जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा था। एक मोड़ के पास वो फिर दिखी। सड़क के किनारे खड़ी चांदनी में उसकी आकृति साफ दिख रही थी। इस बार वो पहले से ज्यादा पास थी। उसका चेहरा आधा दिखाई दे रहा था। उसकी त्वचा जली हुई थी और उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से की लकीरें थीं। मैंने उसे बचाने के लिए ट्रक घुमाया, लेकिन गाड़ी का संतुलन खोते खोते बचा। पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब थी, लेकिन केबिन में जले हुए लकड़ी की गंध भर गई और मैंने उसके होने का एहसास किया, भारी और दम घोंटने वाला। तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ घुटन भरी खामोशी और मेरे अंदर का अपराध बोध। सड़क आखिरकार मुझे एक मंदिर तक ले गई, जिसके गेट खुले और स्वागत करने वाले से लग रहे थे। जवाब पाने की उम्मीद में मैंने वहां रुकने का फैसला किया और अंदर चला गया। मंदिर का पुजारी, एक दयालु चेहरा लिए बुजुर्ग आदमी, मेरी हालत देखकर मेरी ओर बढ़ा। बेटा, परेशान लग रहे हो, इतनी रात गए, यहाँ आने की वजह क्या है? मैं झिझका, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बताऊं।
लेकिन उनकी उपस्थिति ने मुझे सुरक्षित महसूस कराया और मैंने खुद को सब कुछ बताने से नहीं रोका। वो औरत, उसका साया और मेरा अपराध बोध। पुजारी ने ध्यान से मेरी बात सुनी और सिर हिलाते रहे। जब मैंने सब कुछ कह दिया तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी आत्मा बंधी हुई है, उन्होंने कहा। वो मुक्ति चाहती है, लेकिन अकेले उसे चैन नहीं मिलेगा। तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। मैं स्तब्ध रह गया। कैसे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो चाहती क्या है। पुजारी हल्के से मुस्कुराए। कई बार जवाब तुम्हारे अतीत में छिपा होता है। वहीं जाओ जहां से ये सब शुरू हुआ था। शायद तुम्हें सच्चाई वहीं मिले। उनकी बात मेरे दिमाग में घूमती रही। जब मैं मंदिर से बाहर निकला, जहां सब कुछ शुरू हुआ था, वहां वापस जाने का ख्याल ही मुझे दहशत से भर रहा था। लेकिन मुझे पता था कि और कोई रास्ता नहीं था। सड़क मेरे सामने फैली हुई थी, अंतहीन और डरावनी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आसपास की दुनिया बदलती सी महसूस हुई। हवा भारी हो गई थी, साए गहरे और डरावने, और किसी के मुंह देखने का एहसास हो तेज। ये सफर अभी बस शुरुआत थी। पुजारी के शब्द अब उसी जलती हुई औरत की तरह मुझे परेशान कर रहे थे। जहां से ये सब शुरू हुआ, वहां वापस जाओ। ये शब्द जितने साधारण थे, उतने ही भारी, जैसे उन्होंने मेरी पूरी आत्मा पर एक बोझ डाल दिया हो। उस भयावह रात की यादें मेरे दिमाग में तूफान की तरह घूम रही थीं। हर एक पल, हर एक निर्णय। मैं सोचता रहा, क्या ऐसा कोई क्षण था जब मैं उसकी किस्मत बदल सकता था? मैंने सड़क की ओर देखा। वह हाईवे जो मुझे उस शापित जगह तक ले जा रहा था, अब और भी डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद मुझे घेरने के लिए घना हो गया हो। शेरा का इंजन लगातार गुनगुना रहा था। मेरे लिए यह आवाज अब भी भरोसेमंद थी। लेकिन इस बार मेरा ट्रक भी भारी लग रहा था, जैसे वह भी इस सफर का बोझ उठा रहा हो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, सड़क अंतहीन लगने लगी। जो जगहें मैं पहले से पहचानता था, वे भी अब विकृत लग रही थीं। पेड़ अजीब से झुके हुए थे। उनकी शाखाएं कंकाल की भुजाओं की तरह मुझे पकड़ने को बढ़ रही थी। और फिर पहला संकेत मिला। पहले वह आवाज हल्की थी, जैसे कहीं दूर कुछ जल रहा हो। मैंने ट्रक का इंजन बंद कर दिया और ध्यान से सुना। वह आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। यह जलती हुई लकड़ियों की छटखने की आवाज थी। मैं ट्रक से बाहर निकला। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी। आवाज पास से आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा और तभी मुझे दिखा, दूर कहीं हल्की नारंगी चमक। क्या यह आग है? मैंने खुद से बुदबुदाया। मैं उस चमक की ओर बढ़ा, हर कदम डर से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, वह चमक अचानक गायब हो गई। वहां केवल सन्नाटा बचा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं वापस ट्रक की ओर भागा। दरवाजा बंद करते हुए मैंने खुद से कहा, यह सब सच नहीं हो सकता। लेकिन भीतर कहीं मैं जानता था, यह सब सच था। सड़क अब और भी शांत हो गई थी। जो सामान्य रात की आवाजें होती हैं, झींगुरों की गूंज, पत्तों की सरसराहट, वे सब गायब थीं। और फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। शुरुआत में मैंने सोचा यह हवा होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं ध्यान से सुनता गया, वे आवाजें साफ होने लगीं। कोमल अस्पष्ट आवाजें चारों ओर तैरने लगीं, जिनके शब्द तो समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनमें एक गहरा दुख छुपा था। तुमने उसे छोड़ दिया। वह आवाज बहुत हल्की थी, लगभग सुनाई न देने वाली, लेकिन उसने मेरी आत्मा को चीर दिया। तुम उसे बचा सकते थे। मैंने गाड़ी का एक्सेलरेटर जोर से दबाया, वहां से भागने की कोशिश में। लेकिन जितनी तेजी से मैं चला रहा था, उतनी ही तेज वे आवाजें मेरे पीछे आ रही थीं। और फिर वह मुझे फिर दिखी। इस बार वह सड़क किनारे नहीं थी, वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मेरे हेडलाइट्स की रोशनी में उसका जला हुआ चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी झुलसी हुई त्वचा चमक रही थी और उसकी खोखली आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थीं। मैंने ब्रेक इतनी जोर से मारे कि ट्रक चिल्ला उठा। ट्रक उसके एकदम पास आकर रुक गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वह फट जाएगा। मेरी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं, लेकिन वह हिली भी नहीं। वह बस खड़ी रही, मुझे देखती रही। उसकी जली हुई होंठों पर एक डरावनी हल्की मुस्कान फैल गई। तुम हमेशा भाग नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज दर्द और क्रोध से भरी हुई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, ये उम्मीद करते हुए कि वह गायब हो जाए। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली, वह वहां नहीं थी, लेकिन हवा में जलती हुई मांस की गंध बाकी थी, जिसने मुझे मतली का एहसास दिलाया। आखिरकार सड़क मुझे एक छोटे से गांव की ओर ले गई, वही जगह जहां वह मरी थी। पुजारी के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे जब मैंने ट्रक से नीचे कदम रखा।
मेरे पैर कांप रहे थे। गांव अजीब तरीके से शांत था। उसकी गलियां खाली थीं, घर पुराने और जर्जर हो चुके थे। खिड़कियां अंधेरे और खाली थीं, जैसे समय ने इस जगह को भुला दिया हो। मैं गांव में भटकने लगा, जवाब ढूंढते हुए, और फिर मैंने उसे देखा, वह घर जहां उसे जिंदा जला दिया गया था। वह गांव के किनारे पर था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, आग के निशान साफ दिख रहे थे। उसके आसपास की हवा भारी और घुटन भरी थी, जैसे वह घर खुद उसके दर्द से जिंदा हो। मैंने अंदर जाने से पहले झिझकते हुए कदम बढ़ाया। दरवाजा जोर से चरमराया जब मैंने उसे खोला। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारें जली हुई और टूट रही थीं। धुएं की गंध अब भी वहां थी, उस त्रासदी की डरावनी याद दिलाते हुए। जैसे ही मैं उस घर में घूमता गया, उसकी कहानी के टुकड़े धीरे धीरे मेरे सामने आने लगे। एक कमरे में मुझे एक जली हुई डायरी मिली। उसके पन्ने बेहद नाजुक थे, लेकिन उस पर लिखे शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। वे कहते हैं कि मैं बोझ हूँ। वे कहते हैं कि मैंने इस परिवार की इज्जत पर दाग लगाया है, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये सहना पड़ रहा है। जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता गया, उसके शब्दों में छुपा दर्द डर में बदलने लगा। आज उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं बाहर उनकी फुसफुसाहट सुन सकती हूँ। वे कुछ योजना बना रहे हैं। मैं डरी हुई हूँ। आखिरी पन्ने ने मेरी रूह को झकझोर दिया। अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई तो ये सच जान लो, उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने आग लगाई, उन्होंने मुझे जला दिया। डायरी बंद करते हुए मेरी आंखें नम हो गईं। उसका दर्द मेरे भीतर तक उतर गया और पहली बार मैंने उसकी पीड़ा की गहराई को महसूस किया। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, हवा तेज हो गई और उसमें जलने की गंध साफ महसूस हो रही थी। वही फुसफुसाहटें फिर सुनाई देने लगी, अब और जोर से। अब तुम सच जानते हो। इस बार उसकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह मेरे सामने खड़ी थी। तुमने रोका क्यों नहीं? उसने पूछा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। मैं जवाब नहीं दे पाया। तुम मुझे बचा सकते थे, उसने कहा, लेकिन तुमने मुंह मोड़ लिया। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके शब्दों का बोझ मेरी आत्मा को कुचल रहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे सच में बहुत अफसोस है। उसके चेहरे का भाव कुछ नरम हुआ, लेकिन उसकी आंखों में पीड़ा अब भी झलक रही थी। माफी काफी नहीं है, तुम्हें इसे ठीक करना होगा। उसने मुझे वो काम बताया जो मुझे करना था। उसका परिवार, जिन्होंने उसे मारा था, अब तक न्याय से बचा हुआ था। उनकी दौलत और रुतबे ने उन्हें बचा लिया था, और उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे ही जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, उसने कहा, तभी मुझे शांति मिलेगी। अब राह साफ थी, लेकिन ये रास्ता खतरों से भरा था। मुझे उसके हथियारों का सामना करना था और यह सुनिश्चित करना था कि वे अपने किए की सजा भुगतें। जैसे ही मैं शेरा में वापस बैठा, आने वाले सफर का बोझ मेरे दिल पर भारी था। रास्ता लंबा था और अंधेरे मुझे घेरने लगे थे। रात का आसमान अनंत तक फैला हुआ था और मैं जले हुए घर से दूर निकल रहा था। जलने की गंध अब भी मुझसे चिपकी हुई थी। उसकी आवाज मेरे मन में गूंज रही थी, एक निवेदन और आदेश दोनों। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। शेरा का इंजन गरज रहा था, मानो वह भी इस सफर में मेरे साथ था। उसके दर्द और उसके साथ हुए अन्याय का बोझ अब मेरी जिम्मेदारी बन गया था। अगली सुबह मैं एक छोटे से ढाबे पर पहुंचा। मुझे भूख और आराम दोनों की सख्त जरूरत थी। चाय की चुस्कियां लेते हुए मैंने ढाबे के मालिक से उस परिवार के बारे में पूछा जो कभी उस गांव में रहता था। वह थोड़ा झुककर धीरे से बोला, अरे, ठाकुर परिवार बड़े जमींदार थे, लेकिन अब उनका नाम यहाँ बदनामी का कारण है। ऐसा क्यों? मैंने जानना चाहा। उसने इधर उधर देखा, फिर दबे स्वर में कहा, कहते हैं उन्होंने अपनी बहू को जिंदा जला दिया। उस पर परिवार की इज्जत पर दाग लगाने का इल्जाम लगाया था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी और शहर में जाकर बस गए। उसकी बातें मेरे संदेह को पक्का कर गईं। यही वो परिवार था जिसे मुझे ढूंढना था। शहर एक भूल भुलैया जैसा था, जहां शोर और अफरा तफरी का राज था। गांव की डरावनी खामोशी से बिल्कुल अलग। कुछ ट्रक ड्राइवर दोस्तों की मदद से मैंने ठाकुर परिवार का पता ढूंढ निकाला। उनकी हवेली पूरे इलाके पर हावी थी, उनकी दौलत और ताकत का प्रतीक। गेट पर पहरा था और हवेली के चारों तरफ की हवा भारी और घुटन भरी महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं बाहर खड़ा था, उसकी आवाज फिर से सुनाई दी, डरो मत, उन्हें डर का एहसास होना चाहिए। मैंने खुद को एक डिलीवरी ड्राइवर के रूप में पेश करते हुए सावधानी से अंदर जाने की योजना बनाई।
गेट पर खड़े गार्ड ने मुश्किल से मेरी तरफ देखा और मुझे अंदर जाने दिया। हवेली के अंदर परिवार बगीचे में जमा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसकी पत्नी और उनके बड़े बेटे। उनकी हंसी गूंज रही थी, जैसे उन्होंने वो जिंदगी छीनने की परवाह ही न की हो। तुम्हें उनका सामना करना होगा, उसकी आवाज ने मुझसे कहा, लेकिन डर ने मुझे जकड़ लिया। मैं एक साधारण ट्रक ड्राइवर आखिर क्या कर सकता था इन ताकतवर लोगों के खिलाफ। मेरी झिझक के बीच बगीचे में अचानक हवा का एक झोंका आया, जिसने वहां जलती हुई लालटेन को बुझा दिया। परिवार के लोग सहम गए और उनकी हंसी एक झटके में थम गई। वो यहाँ है, मैंने खुद से फुसफुसाया। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद हो रहे थे। परछाइयां वहां दिख रही थीं जहां कोई नहीं था, और जलती हुई चमड़ी की गंध पूरे घर में फैल गई। ठाकुर परिवार घबरा गया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। उन्होंने एक पंडित को बुलाया ताकि घर को शुद्ध कर सके, लेकिन उसके मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। मौजूदगी अब और भी मजबूत हो रही थी। उसका गुस्सा महसूस किया जा सकता था। एक रात जब परिवार रात के खाने के लिए जमा था, मैं चुपके से अंदर घुस गया। हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी और हवा में तनाव महसूस हो रहा था। मैं खाने के कमरे में पहुंचा ठीक उसी वक्त जब ऊपर का झूमर जोर जोर से हिलने लगा। प्लेटें टूटने लगीं और परिवार के लोग घबराकर अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। कौन है वहां? बड़े बेटे ने डरते हुए चिल्लाया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी आवाज भय के बावजूद स्थिर थी। तुम जानते हो मैं कौन हूं? उनकी आंखें भय और पहचान से चौड़ी हो गईं जब मैंने उनके अपराध की कहानी बताई। सच, जिसे उन्होंने इतने वर्षों से दफनाने की कोशिश की थी। क्या तुम समझते हो कि तुम इंसाफ से बच जाओगे? मैंने गरजते हुए कहा। वो जानती है कि तुमने क्या किया। वो देख रही है। उस पल से उनकी जिंदगी एक भयानक सपना बन गई। वो उन्हें लगातार डराने लगी। उसकी फुसफुसाहट हवेली में गूंजने लगी। जलती हुई उसकी परछाई हर आईने और कोने में दिखने लगी। सबसे पहले छोटा बेटा टूट गया। एक रात वह हवेली छोड़कर भाग गया, चिल्लाते हुए कि वह उसे हर जगह देख रहा है। कुछ दिनों बाद उसकी लाश नदी में मिली। उसका चेहरा आतंक से जम चुका था। बाकी परिवार डर और पागलपन के चंगुल में फंस गया। वो एक दूसरे पर शक करने लगे। अपनी जान बचाने की कोशिश में एक दूसरे के खिलाफ हो गए। एक एक कर उन्होंने डरावने तरीकों से अपनी जान गंवाई, और अंत में परिवार का मुखिया, उनका पिता, आखिरी बचा। मैं हवेली के बाहर खड़ा था जब आग की लपटें पूरी हवेली को घेरने लगी। उसकी परछाई आग में उभरी। उसका चेहरा अब शांति से भरा हुआ था। अब सब खत्म हो गया, उसने धीरे से कहा। हवेली राख में बदल गई। उसके साथ ठाकुर परिवार के पाप और उनके झूठ भी जल गए। आग की लपटें किसी भूले हुए सच की फुसफुसाहट की तरह सुनाई दे रही थी, और उसी आग के बीच मैंने उसे आखिरी बार देखा, शांत, स्थिर और मुक्त। वह मेरी ओर मुड़ी। उसके जले हुए चेहरे पर अब सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उसे मुक्ति मिल गई हो। धन्यवाद, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज अब कोमल थी, उस पीड़ा और गुस्से से मुक्त जिसने उसे जकड़ रखा था। और फिर जैसे हवा में घुली हुई एक सांस, वह गायब हो गई। केवल राख और गुलाबों की हल्की खुशबू पीछे रह गई। हाईवे पर वापस लौटने का सफर धुंधला सा था। मेरे दिमाग में वो सारी भयानक घटनाएं बार बार घूम रही थीं। उसकी पीड़ा का बोझ अब भी मेरे सीने पर भारी था। हर मील ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ शेरा नहीं चला रहा, बल्कि उन यादों का बोझ भी ढो रहा हूं जो मेरे साथ हमेशा रहेंगी। जब मैं आखिरकार एक ढाबे पर रुका, वहां की चाय और बर्तनों की खनक ने थोड़ी राहत दी, लेकिन मैं जानता था कि मैं अब पहले जैसा नहीं था। उस रात जब मैं अपने ट्रक के केबिन में लेटा, आसमान के तारों को देखते हुए, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी। कुछ रास्ते अकेले चलने के लिए होते हैं। मैंने अपने फैसलों के बारे में सोचा, उन जिंदगियों के बारे में जो मैंने देखी, और उस इंसाफ के बारे में जो उसने मांगा। क्या यह सब खत्म हो गया था, या मैं अब किसी ऐसे सफर का हिस्सा बन चुका था जो मुझसे भी बड़ा था? हाईवे दूर तक फैला हुआ था। उसकी अंधेरी घुमावदार सड़कें मुझे बुला रही थीं। यह सड़क मेरी जिंदगी थी, मेरा भागना और मेरा बंधन। मैंने ट्रक का गियर बदला और आगे बढ़ गया, जानते हुए कि चाहे मैं कितना भी दूर क्यों न चला जाऊं, उसकी कहानी हमेशा मेरे साथ रहेगी। एक प्रेम, विश्वासघात और बदले की कहानी जो मुझे हमेशा डराती रहेगी। जब सूरज की पहली किरण क्षितिज पर फैली,
मैंने खुद से धीरे से कहा, कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। और इसके साथ शेरा की गड़गड़ाहट फिर गूंजी, मुझे अज्ञात की ओर ले जाती हुई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।